वो अदालत में बिना दिखावे के आती हैं, पर कहती हैं मौजूदगी ही न्याय के मायने बदल देती है। कई युवा वकील कहते हैं अगर आप जस्टिस नागरत्ना के कोर्ट में हैं तो सच बोलने की हिम्मत खुद ही आ जाती है। यही वो न्याय की भावना है जो धीरे धीरे लोगों में खोती जा रही थी और जिसे उन्होंने वापस जिंदा कर दिया। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बहुत कम ऐसे नाम हुए जिन्होंने अपने फैसले से न सिर्फ सरकार को हिला दिया बल्कि जनता के दिलों में भरोसा भी जगा दिया। इन्हीं नामों में से एक है जस्टिस बीवी नागरत्ना। आज उनका नाम सिर्फ एक जज के तौर पर नहीं बल्कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली शख्सियत के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बीवी नागरत्ना है कौन? जस्टिस बीवी नागरत्ना इतनी चर्चा में क्यों है? क्या चीज उन्हें इतना मजबूत, निडर और ईमानदार बना रही है? जब न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव की बातें होती हैं। यही कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने फैसलों से सत्ता के गलियारों में सन्नाटा ला दिया और न्याय के मंदिर में नई उम्मीद जगा दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। उनके पिता ईश्वर दत्त नागरत्ना, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ES वेंकटरमैया थे, उन्होंने भी देश की न्याय प्रणाली को नई दिशा दी थी। यानी न्याय का संस्कार नागरत्ना को विरासत में मिला है। लेकिन उन्होंने अपने पिता की छाया में नहीं बल्कि खुद के संघर्ष से मूल्यों की पहचान बनाई। उनका बचपन अनुशासन, अध्ययन और नैतिकता के बीच गुजरा। एक जज के घर में पली बड़ी नागरत्ना ने बहुत कम उम्र में समझ लिया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसाफ की भावना में होना चाहिए। बीवी नागरत्ना ने अपनी शुरुआती शिक्षा बेंगलोर यूनिवर्सिटी से की और फिर कानून की डिग्री हासिल की। 1987 में उन्होंने बतौर अधिवक्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उनका दायरा सिर्फ सिविल और कॉर्पोरेट मामलों तक सीमित नहीं था, वो संवैधानिक मामलों में भी गहरी समझ रखती थी। उनके क्लाइंट्स हमेशा कहते थे कि नागरत्ना मैम सिर्फ केस नहीं लड़ती, वो न्याय के हर पहलू को परखती हैं। ये बात उनके स्वभाव की झलक देती है। संवेदनशील, सख्त और सटीक, ये है जस्टिस बीवी नागरत्ना। वो दौर ऐसा था जब अदालतों में पुरुषों का वर्चस्व था, लेकिन नागरत्ना ने कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कानून के बारे में अपने तर्कों से वो पहचान बनाई कि कई वरिष्ठ वकील भी उनकी दलीलों से प्रभावित हो गए। साल 2008 में उनको कर्नाटक हाईकोर्ट की जज नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले दिए जिनमें सरकार के गलत आदेशों को रद्द किया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त टिप्पणियां। ये सब नागरत्ना के जजमेंट में शामिल है। नागरत्ना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया जब उन्होंने सरकार की डिमोनेटाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। ऐतिहासिक फैसला दिया उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर। उन्होंने कहा नियत भले ही सही हो लेकिन तरीका गलत था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में वो एकमात्र जज थी जिन्होंने असहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जैसी नीति संसद की मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकती थी और इसे सही प्रक्रिया का पालन किए बिना तय किया गया। ये गलत है। ये बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार में बैठी हुई नीतियों पर एक बड़ा हमला था। उनकी ये पहचान है कि सत्ता के आगे झुकने की बजाय कानून के आगे झुक जाएं। यही है जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक और ऐतिहासिक फैसला दिया जब उन्होंने कहा कि मीडिया में झूठी खबरें लोकतंत्र के लिए जहर है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें और अदालत समय पर हस्तक्षेप नहीं करेंगी तो जनमत को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये फैसला सोशल मीडिया के दौर में बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी ये सख्ती और साफ सोच उन्हें गिने चुने जजों में शामिल कर देती है जो न्यायपालिका के भीतर ईमानदारी का प्रतीक माने जाते हैं। कुल मिलाकर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस मामले में भी मीडिया को सरकार की अधीन होने से बचा लिया। जस्टिस नागरत्ना ने सरकार से जुड़े कई ऐसे मामलों में भी बिना किसी दबाव के टिप्पणी और फैसले दिए जो आमतौर पर कई जज टाल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने राज्य सरकारों के द्वारा राजनीतिक विज्ञापन फंड के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की थी
और कहा था कि सरकार का पैसा जनता का है, प्रचार का नहीं। इसी तरह एक अन्य मामले में उन्होंने सरकारी अफसरों द्वारा अदालत के आदेशों की अनदेखी पर फटकार लगाते हुए कहा था, लोकतंत्र में नौकरशाही जनता की नौकर है, राजा की नहीं। वहीं एक और अहम टिप्पणी में उन्होंने कहा, सरकार अगर कानून से ऊपर दिखे तो अदालत को उसे नीचे लाना ही पड़ेगा। ये उनकी निर्भीकता है जिसने उन्हें जनता के दिलों का जज बना दिया। भारत की न्यायपालिका पर अक्सर आरोप लगते हैं, राजनीतिक दबाव, लॉबी, भ्रष्टाचार, देरी से न्याय, लेकिन नागरत्ना इन सबसे अलग खड़ी रही। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सादगी और उनका आत्मविश्वास। वो अदालत में बिना दिखावे के आती हैं, पर कहती हैं मौजूदगी ही न्याय के मायने बदल देती है। कई युवा वकील कहते हैं, अगर आप जस्टिस नागरत्ना के कोर्ट में हैं तो सच बोलने की हिम्मत खुद ही आ जाती है। यही वो न्याय की भावना है जो धीरे धीरे लोगों में खोती जा रही थी और जिसे उन्होंने वापस जिंदा कर दिया। जस्टिस नागरत्ना अपने फैसलों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमेशा से बहुत एक्टिव रही। उन्होंने कई बार कहा है कि कानून को सिर्फ पुरुषों की नजर से नहीं देखा जा सकता। हाल ही में एक केस में उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और समानता संविधान की आत्मा है। यही सोच उन्हें भविष्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न सिर्फ योग्य बल्कि जरूरी भी बना रही है। जब समाज में भेदभाव की दीवारें ऊंची होती जा रही हैं, नागरत्ना जैसे जज उन दीवारों को गिराने का साहस दिखाते हैं। नागरत्ना के सहयोगी जज और वरिष्ठ वकील उन्हें कानून की साध्वी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, न सत्ता से, न सत्ता की ताकत से, न किसी दबाव से। यहां तक कि जिन फैसलों पर भारी राजनीतिक दबाव था, वहां भी उन्होंने संविधान को ही अहमियत दी। उनके कोर्ट में हर किसी को समान सुनवाई का हक मिलता रहा। उन्होंने कहा, न्याय सिर्फ निर्णय नहीं बल्कि एक भरोसा है जो जनता को अदालत पर होना चाहिए। शायद इसी वजह से जनता उन्हें आज सबसे भरोसेमंद जजों में गिनती है। अब जब वक्त करीब है कि वो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, देश की निगाहें उन पर हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पद की बात नहीं करती हैं, बल्कि वो सोच की जीत है जो कहती है ईमानदारी अभी भी जिंदा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक जज की कहानी है जो डरती नहीं है, बिकती नहीं है और झुकती नहीं है। आने वाले समय में जब वो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी संभालेंगी तो शायद भारतीय न्यायपालिका फिर से ये महसूस करेगी कि सच्चा न्याय अभी भी जिंदा है। I've had the benefit of reading the judgment proposed by His Lordship B.R. Gawai Ji. However, I wish to differ on the reasoning and conclusions arrived at in his judgment with regard to exercise of power by the central government under subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act 1934, hereinafter referred to as the Act for the sake of brevity, by issuance of the imputed notification dated 8th November 2016, hence my separate judgment. By way of preface, I state that the judgment proposed by His Lordship Gawai J does not recognize the essential fact that the Act does not envisage initiation of demonetization of banknotes by the central government. Subsection 2 of Section 26 of the Act contemplates demonetization of banknotes at the instance of the Central Board of the Reserve Bank of India, hereinafter referred to as the Act, as the bank. Hence, if demonetization is to be initiated by the central government, such power is derived from entry 36 of list 1 of the 7th schedule to the Constitution, which speaks of currency, coinage and legal tender foreign exchange. I've quoted the 7 issues, judgments, which were, the references order dated 16th December 2016, where 9 questions were referred. His Lordship Gawai J has reframed the questions referred to this Constitution bench and culled out 6 questions, which have been answered in the erudite judgment proposed by him. My views on each of such questions, as contrasted with those of His Lordship's, have been expressed in a tabular form hereunder for easy reference. It is at the head, I have put that. Then I have stated about the overview regarding the importance of the Reserve Bank of India and the Reserve Bank of India Act 1934. Then I have spoken about the history and instances of demonetization the world over.
in France, in United States of America, Britain, Congo, Ghana, Nigeria, Myanmar, Russia, Venezuela, Zimbabwe, and the history of demonetization in India in the two periods of 1947 and 1978. Then, while speaking about the Reserve Bank of India being the bulwark of the Indian economy, I have quoted Internet and Mobile Association of India versus RBI, wherein one of us, we, Ram Subrahmanyam J, while dealing with the regulation of cryptocurrency and virtual currency, highlighted the importance of the bank in the Indian economy. Then I've spoken about the economic and fiscal policies interference by the court and cited the judgments. What emerges from an understanding of the decisions referred to above or the subject of judicial review of economic policy may be culled out as under 1. That the court is not to sit in judgment over the merits of economic or financial policy. 2. That the scope of interference by a court is limited to instances where the impugned scheme or legislation in the economic arena has been enacted in violation of any constitutional or statutory provisions. 3. That the court may not undertake a foray into the merits, demerits, sufficiency or lack thereof, success in realizing the objectives, etc., of an economic policy. As such, an analysis is the prerogative of the government in consultation with experts in the field. Being mindful of the limited scope of judicial review permissible in matters concerning economic policy decisions, I shall limit my examination of the matter to such extent as is necessary for the purpose of determining whether the process concluding in the issuance of the impugned notification was correct or as being contrary to subsection 2 of section 26 of the Act and allied aspects of the case. It may be stated at this juncture that the said aspect of the matter is not one of form, but of substance. Therefore, examining this aspect of the matter would not amount to interfering with or sitting in judgment over the merits of the policy of demonetization, and is therefore well within the limits of the Lakshman Rekha that this court has carefully drawn for itself. Then I have analyzed section 26 of the Act interpretation. There I have made again a table with a view to lend perspective to the issue with the discussion to follow. A bird's eye view of my analysis and conclusion has been expressed in a tabular form. The parameters for distinction. Then second, when the proposal for demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank. And the third is when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case. In that, I would say role of the central government, and the second parameter is role of the bank. The third parameter is extent of demonetization that may be proposed and carried out. Fourth, considerations for proposed measures of demonetization, illustrative. 5, process or route to be followed to carry out demonetization. And 6, applicability of subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act. There I have stated that when the demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank, it is section 26(2) which applies. But when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case, it is not under section 26(2) of the Act. It is to be by way of a legislation. And if legislation is not the way, in the sense there is need for secrecy, then it is ordinance. Since I have accepted the contention of the learned Attorney General appearing for Union of India in relation to the power of the central government for initiating the process of demonetization, the next question would be whether the central government can, on initiating the process of demonetization, proceed to issue a gazette notification to demonetize any or all series of any or all denomination of banknotes on the strength of subsection 2 of section 26 of the Act. Consideration of this issue would also answer the contention of learned senior counsel for the petitioners regarding subsection 2 of section 26
of the Act being unguided and arbitrary in nature and hence unconstitutional. To this end, the following aspects have to be examined. A. Whether demonetization can be initiated and carried out by the central government by issuing a notification in the Gazette of India as per subsection 2 of section 26 of the Act. B. Extent of the central government's power to carry out demonetization, that is, whether all series of all denominations may be demonetized. As held herein before, the proposal for demonetization can emanate either from the central government or from the central board of the bank. It is, however, necessary to contrast the proposal for demonetization initiated by the central government with that initiated by the central board of the bank. When the bank recommends demonetization, it is, in my view, only for a particular series of banknotes of a particular denomination, as specified in the recommendation made under subsection 2 of section 26 of the Act. The word any in subsection 2 cannot be read to mean all. If read as specified or particular as against all, in my view, it would not suffer from arbitrariness or suffer from unguided discretion being given to the central bank of the board of the bank. On the other hand, in my view, the central government has the power to demonetize all series of banknotes of all denominations if the need for such a measure arises. It cannot be restricted to such powers in such manner as the central board of the bank is under the above provision. This is because such power is not exercised under subsection 2 of section 26 of the Act, but is exercised notwithstanding the said provision by the central government. Therefore, demonetization of banknotes at the behest of the central government is a far more serious issue, having wider ramifications on the economy and on the citizens, as compared to demonetization of banknotes of a given series of a given denomination on the recommendation of the central board of the bank by issuance of a gazette notification by the central government. Therefore, in my considered view, the powers of the central government being vast, the same have to be exercised only through a plenary legislation or a legislative process rather than by an executive act by the issuance of a notification in the Gazette of India. It is necessary that the parliament, which consists of the representatives of the people of this country, discusses the matter and thereafter approves and supports the implementation of the scheme of demonetization. The central government, as already noted, could have several compulsions for initiating demonetization of the banknotes already in circulation in the economy, and it could do so even in the absence of a recommendation as per subsection 2 of section 26 Act of the Central Board of the Bank. On its bank to demonetize the banknotes, the advice or opinion of the central bank, which has to be consulted, may not always be in support of the proposal of the central government, as in the year 1978. Central board may give a negative opinion or a concurring opinion. In either of the situations, the central government may proceed to demonetize the banknotes, but only through a legislative process, either through an ordinance followed by a legislation if the parliament is not in session, or by a plenary legislation before the parliament, and depending upon the passage of the bill as an act, carry out its proposal of demonetization. Then they have given the reasons for the same. And I've said why it should be through the legislative process. A parliament is often referred to as a nation in miniature. It is the basis for democracy. A parliament provides representation of the people of a country and makes their voices heard. Without a parliament, a democracy cannot thrive. Every democratic country needs a parliament for the smooth conduct of its governance and to give meaning to democracy in the true sense. Parliament, which is the center of our democracy, cannot be left aloof in a matter of such importance. Its views on the subject of demonetization are critical and of utmost importance. Nobody states that the impugned Gazette notification dated 8 November 2016 of the central government was published on the initiation of a proposal of demonetization by the Central Board of the Bank. Proposal for demonetization was initiated by the central government by a letter dated 7th November 2016.
addressed by the Finance Secretary to the Governor of the bank. The central government, having obtained the advice of the bank on its proposal, proceeded to issue the Gazette notification on the very next day, dated 8th November 2016. The same was followed by an ordinance and thereafter an enactment was passed. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।